हेलो गाइज, आज हम परफेक्ट राउंड के ड्रामा के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो यान हुजू को क्वीन मदर के सामने से लेकर चला जाता है। फिर शाम को ये लोग बाल पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। यान बाहर हुजू का वेट कर रहा था, बार बार उसे बुला रहा था कि जल्दी करो और कितनी देर होगी। जो सुन अंदर हुजू, जिसे कोर्ट लेडी चॉय और बाकी सब तैयार कर रहे थे, वो चिल्लाकर कहती है कि बस कुछ और सेकंड। यान फिर बुलाता है तो हुजू कहती है इसकी तो, कहकर आगे जाने लगती है। तो कोर्ट लेडी चॉय उन्हें शांत कहती हैं। तभी यान उन्हें बुलाने आता है, कहता है आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। यान कहता है पता नहीं हुजू कब से अंदर तैयार हो रही है। तो यान फिर बुलाता है तो इस बार हुजू बाहर आ जाती है। इसे तो वो लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर इधर जूनियर किंग को भी तैयार किया जा रहा था। कोर्ट लेडी उसे कहती है आपको तो जाने की जरूरत नहीं थी। जूनियर किंग कहता है कि यान अंकल ने मुझे खास आने के लिए कहा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इधर क्वीन मदर ने प्राइम मिनिस्टर मिन को बुलाया होता है अपना पावर पार्टनर के लिए। तो दोनों नीचे आते हैं, सभी लोग उन्हें ग्रेट करते हैं। तभी एक लड़की क्वीन मदर को थैंक यू कहती है उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और यह वही लड़की थी जिसको इन्होंने यान से मिलाया था। तो वो मिन से पूछती है कि वो लड़की यान के लिए कैसी रहेगी। देन वो खुद ही कहती है कि वैसे भी ये लड़की कुछ खास नहीं है। तभी यान और ह्यूजू के आने का अनाउंसमेंट होता है तो दोनों रॉयल एंट्री करते हैं, जहां दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद डांस शुरू होता है, जिसकी शुरुआत करते हैं यान और ह्यूजू। तो उन्हें देखते हुए क्वीन मदर मिन से कहती है कि ये यान की रिक्वेस्ट थी, वो हुजू को एक ब्रेकअप गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए हुजू को यहाँ इनवाइट किया। तो डांस करते करते दोनों बातें कर रहे थे। यान कहता है कि चलो डांस सीखकर उसका कुछ तो यूज हुआ। हुजू पूछती है तुम्हें डांस करना पसंद है क्या। यान कहता है बिल्कुल भी नहीं। हुजू कहती है मुझे भी नहीं पसंद। यहाँ आए सभी लोग उन्हें देखकर तो उनकी तारीफ ही कर रहे थे कि कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में और कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। यान कहता है सभी लोगों की आंखें हम पर ही हैं, लगता है यह काम कर रहा है। फिर दोनों और करीब होकर डांस करने लगते हैं। तो यान ह्यूजू से कहता है कि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में हैं। हुजू कहती है पर सिर्फ डांस से तो यह काफ़ी नहीं होगा। यान कहता है मैं जानता हूँ। तो इनका डांस खत्म होते ही तभी यान अपने घुटनों पे आ जाता है और एक रिंग निकालकर हुजू को शादी के लिए प्रपोज करता है। और यह रिंग कोई आम रिंग नहीं थी, यह यान की मोम की रिंग थी, जिससे तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका लगता है क्वीन मदर और मिन को। बाकी यह लोग तो उन्हें चेयर कर रहे थे। आसमान में फायरवर्क शुरू हो जाता है और हुजू की शादी के लिए हाँ करती है। तो यान उसे रिंग पहना देता है और सभी लोग उन्हें बधाई देते हैं। तो यान हुजू का हाथ होल्ड करके सामने जाता है जूनियर किंग के और उनकी ब्लेजिंग लेने, और राजा ने हाँ कर दी थी अपनी ब्लेजिंग देकर। तो यह उनका रॉयल कमांड जैसा काउंट होगा, और अगर राजा की परमिशन मिलने के बाद कोई शादी के अगेंस्ट रहा तो उसका मतलब वो राजा के खिलाफ है। और इसीलिए यान ने जूनियर किंग को खास करके यहाँ बुलाया था। जूनियर किंग तो उन्हें साथ देकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर फिर वो क्वीन मदर की ओर देखता है जो कुछ भी न कहने के लिए इशारा करती हैं। पर जूनियर किंग इन्हें अपना ब्लेजिंग दे देते हैं और कहता है यान अंकल और मिस हुजू आप दोनों हमेशा खुश रहिए। तो दोनों जूनियर किंग को थैंक यू कहते हैं। तो यहाँ आए मीडिया वाले सारा न्यूज़ लाइव कवर करते हैं। मिन थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है तो उनके पीछे क्वीन मदर आती हैं और मिन को उसको वेटे पावर यूज करने को सलाह देती हैं, क्योंकि राजा के फैसले को सिर्फ मिन ही कर सकता है। पर मिन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा को और मिनिस्ट्री कैबिनेट को एक रहना पड़ेगा, तभी लोग राजा को मानेंगे। वरना अगर राजा और मिनिस्ट्री का फैसला अलग होने लगा तो फिर राजा साहब की काबिलियत पर सवाल उठेंगे। इसीलिए शादी को ना रोकना ही सबके लिए बेहतर होगा। अब इससे क्वीन मदर चिढ़ तो जाती हैं, पर उन्हें मानना ही पड़ता है। फिर यह लोग पार्टी में आ जाते हैं। तो यान क्वीन मदर को डांस के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उसे कहती है कि उसे पता था तुम इतना अच्छा झूठ बोल लेते हो। यान कहता है मैंने तो जो कहा था वही किया कि हुजू को प्रोटेक्ट करूंगा, और वही कर रहा हूँ। क्वीन मदर कहती है कि मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। यान कहता है आप कुछ नहीं कर सकती। क्या आप राजा साहब के फैसले के अगेंस्ट जाना चाहोगी? नहीं ना, अब इतना भी गुस्सा मत होइए, मैं तो बस अपनी शादी अपने तरीके से करना चाहता हूँ। क्वीन मदर कहती है ग्रैंड प्रिंस की शादी कोई पर्सनल मैटर नहीं रहता। यान कहता है आपकी जितनी स्मार्ट और समझदार इंसान ने मेरे भाई की विल को चेंज करना कैसे सही समझा। जो सुन क्वीन मदर तो शॉक्ड रह जाती हैं, क्योंकि यान के बड़े भाई अपनी राजगद्दी छोड़ना चाहते थे और तब उन्होंने अपनी एक विल बनाई थी
जिसमें उन्होंने अगला राजा यान को बनाने का फैसला किया था, लेकिन क्वीन मदर ने उस विल को ही जला दिया था, जिससे आग लगी थी और राजा की मौत हुई थी। तब तक वह समझ रही थी कि उस विल के बारे में किसी को भी नहीं पता, पर यान तो पहले से ही जानता था, इसीलिए वह शॉक्ड रह गई थी। तो यान उन्हें स्माइल करने के लिए कहता है, क्योंकि सबकी नज़र उन पे ही थी। फिर इधर हुईजू मिन को डांस करने के लिए बुलाने आती है। मिन उसका हाथ होल्ड करता है, जिससे उनका एक फ्लैशबैक याद आता है। हुईजू के एग्जाम का दिन था, तभी कुछ लड़के बात कर रहे थे कि हुईजू अब तक क्लास में नहीं पहुंची और वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। इस बार तो पक्का वो टॉप नहीं कर पाएगी। कहीं किसी ने उसे किसी रूम में बंद तो नहीं कर दिया ना, क्योंकि स्कूल तो वो सबसे पहले आती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो स्कूल नहीं आई हो। तब यह सुनते ही मिन भागता है उसे ढूंढने के लिए, और उसे एक बंद पड़ी लिफ्ट में से हुईजू की आवाज़ आती है, तो उसे वहाँ से निकालता है। तो हुईजू उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने क्लास ले जाने लगती है, टीचर को यह बताने कि वो सच में लिफ्ट में फंस गई थी, इसीलिए वह लेट हुई। क्योंकि मिन काफ़ी ईमानदार था, उसके स्कूल में टीचर्स उसकी बात पर बिलीव करते थे, तो मिन ने उसका हाथ होल्ड करके जल्दी से उसके क्लास में पहुंचा दिया था। प्रेजेंट सीन में मिन और हुईजू डांस करने लगते हैं। हुईजू पूछती है, क्या तुम अब भी हमारी शादी के खिलाफ हो? मिन कोई जवाब नहीं देता, तो हुईजू कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरे साइड कोई भी नहीं होगा। फिर इनके पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। मिन हुईजू को ही देख रहा था, जिसे क्वीन मदर भी नोटिस करती है। फिर से पार्टनर एक्सचेंज होकर हुईजू मिन के पास आती है, तो मिन कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूँगा। जिस पे हुईजू हाँ कहती है। फिर हुईजू और इयान लीक के पास खड़े होते हैं। हुईजू तो क्वीन की रिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वो बताती है कि मैंने बचपन में देखा था, क्वीन हमेशा इसे पहनती थी। तो इयान से कहती है, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें मुझे यह रिंग देना चाहिए? आखिर ये तुम्हारी माँ की रिंग है। इयान कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, यह नेशनल ट्रेजर है, हमारे डिवोर्स के बाद वापस कर देना। हुईजू कहती है, छोड़ो, अभी ले लो। इयान कहता है, नहीं, इसे अपने पास ही रखो, माँ को वैसे भी यह पसंद नहीं था। हुईजू पूछती है, ऐसा क्यों? इयान कहता, शायद काफ़ी हैवी है इसीलिए। हुईजू कहती है, आई गेस तुम उनके फेवरेट थे, आखिर एक नेशनल ट्रेजर को उन्होंने तुम्हें दिया। इयान कहता है, इस डिसीजन से मेरे पापा काफ़ी गुस्सा हुए थे, वह तो मुझे कुछ देना ही पसंद नहीं करते थे। हुईजू कहती है, हम दोनों के फादर्स एक जैसे थे। देन वो यहाँ एंजॉय कर रही थी, तो यान उसे देखते ही रह जाता है। देन वो अपने हाथों से उसके बालों को ठीक कर देता है, जिससे हुईजू थोड़ा शाय फील करती है। इधर यान के ऑफिस में हॉन और हेजोंग बैठे हुए थे। तभी हुईजू आती है और पूछती है कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। हेजोंग बताती है कि लोग तो पागल हुए जा रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हर जगह आप लोग छाए हुए हैं, जिससे हुईजू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर तेजू और उसकी वाइफ भी बड़े खुश लग रहे थे, क्योंकि अब वो लोग भी रॉयल फैमिली मेंबर में काउंट होंगे और अब कासल ग्रुप का इकलौता वारिस तेजू होगा। यह सोचकर उसकी वाइफ भी बहुत खुश हो रही थी, पर तेजू को उस मैकेनिक की मौत के बारे में सोचकर कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। इधर मिस्टर इनप्योंग क्वीन मदर से मिलने आते हैं, जहां यान और हुईजू की शादी को कैसे रोका जाए इस बारे में बात करने आए थे। पर क्वीन मदर कहती है कि इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यान को लेट किंग के विल के बारे में पता है, जिसे हमने बदल दिया था। पर मुझे पक्का यकीन नहीं है कि यान के पास कोई सबूत है या नहीं, क्योंकि उस आग में विल पूरी तरह से जल चुकी थी, इसीलिए वह किसी भी तरह से हमारी बात तो नहीं मानेगा। तो मैंने फैसला किया है उसकी शादी को एक्सेप्ट करने का, और मुझे पता है वो हुईजू ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, जिसका फ़ायदा हम ज़रूर उठाएंगे। इधर तेजू अपने डैड से कासल ब्यूटी को अपने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए बात करने पहुंच चुका था, पर उसके डैड हुईजू और यान की शादी के बारे में सुनकर खुश नहीं लग रहे थे। इसीलिए तेजू की वाइफ दयोंग से अपने डैड को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि उसके डैड थे रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर, तो वह पैलेस में अपने किसी भरोसेमंद इंसान को प्लांट करना चाहते थे, ताकि वो वहाँ हुईजू का ध्यान रखे। यानी हुईजू के डैड को उसकी फिक्र हो रही थी। देन तेजू और दयोंग हुईजू से मिलने उसके कंपनी आते हैं, जहाँ दोनों तो उसे मस्का मारने लग जाते हैं कि तुम्हारे बाद कंपनी को कोई अपना ही संभाले तो अच्छा है, तुम ऐसे ही किसी अनजान पे कंपनी की जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि तुम अब रॉयल फैमिली के हिस्सा हो और रॉयल्स को बाहर काम करना अलाउड नहीं है। हुईजू कहती है, वो सब मैं डिसाइड करूँगी, तुम्हें जो पता करने को कहा था उसके बारे में बताओ। तो तेजू उसे उस मैकेनिक की मौत के बारे में बता देता है, जो सुन हुईजू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। 5 मिनट हो गए थे, इसीलिए वो उन दोनों को बाहर जाने को कहती है।
फिर हुजू पैलेस जाती है एक इंटरव्यू के लिए, जिसमें पूछे जाने वाले सवाल हुजू को पहले ही मिल गए थे। तो इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी। हुजू बताती है कि काफ़ी टाइम पहले हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम बस स्कूलमेट्स थे, पर तभी से ही हम दोनों में एक कनेक्शन जैसा कुछ तो था। देन पूछा जाता है कि स्कूल टाइम से लेकर अब तक में ग्रैंड प्रिंस इयान में क्या चेंज आए। हुजू कहती है कि मुझे लेकर वो बहुत और प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बस ऐसे ही मजाक मस्ती में इंटरव्यू निकल जाता है। इसके बाद शाम को इयान के प्राइवेट रेजिडेंस में वापस आ जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। तब से यहाँ हुजू के साथ हेजोंग भी रहने वाली थी। तो एरम नाम की यहाँ की एक स्टाफ हुजू को सामान रखने में हेल्प कर रही थी। तभी हेजोंग आती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें यहाँ इयान ने ही वापस आने को कहा था और सेफ्टी के लिए हेजोंग खुद हुजू के साथ रहना चाहती थी। हॉन एक और बात बताता है कि इयान के घर पे एक स्पाई काम कर रही है, जो कि थी एरम, जिसके बारे में इन्हें पहले से ही पता था। हॉन इयान से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा था इसे निकाल दीजिए, जिस पे हेजोंग कहती है कि निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, किसी दूसरे स्पाई को यहाँ भेज दिया जाएगा, तो हमें ही उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, इसीलिए हेजोंग हुजू के साथ आई है। प्रेजेंट सीन में इयान हुजू को कॉल करता है और कल पैलेस आने को कहता है शादी के बारे में डिस्कस करने। तो वो पहुंच जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मिन पहुंच जाता है। हुजू पूछती है क्या तुम हमारी शादी प्लान करने में हेल्प करोगे। मिन बताता है कि तुम दोनों की शादी स्टेट अफेयर्स में पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। तो कोर्ट लेडी हुजू को आने का अनाउंस करती है, जिससे इयान तो बहुत खुश हो जाता है, पर तभी अनाउंस करती है कि प्राइम मिनिस्टर मिन भी आ रहे हैं, जिससे इयान का मूड खराब हो जाता है। तो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों साथ में आए हो। हुजू कहती है नहीं, हम दोनों बस बाहर मिले हैं। बाहर हेजोंग खड़ी थी, तभी हॉन आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कोर्ट लेडी चॉय के आने पे वो भाग जाता है। मिन कहता है कि आप दोनों शादी बिल्कुल राजा की शादी के स्केल पे होगी, क्योंकि हमें पब्लिक के सामने दिखाना होगा कि रॉयल फैमिली अभी भी बहुत स्ट्रांग है, जिसके काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, क्योंकि रॉयल वेडिंग का जितना खर्चा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हुजू उनसे पूछते हैं कितना खर्चा होता होगा। तो मिन उसके कान में धीरे से बताने जाता है, जो देखकर इयान को तो बहुत गुस्सा आता है। अब वो अमाउंट सुनते ही हुजू की टी गिर जाती है। तो इयान उसे टिश्यू देने जा ही रहा था, उससे पहले मिन अपना रुमाल उसे दे देता है। तो इयान मिन को कहता है कि हुजू जल्दी ही मेरी वाइफ बनने वाली है, इसलिए थोड़ा तमीज़ से पेश आइए। मिन कहता है आपको मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुन हुजू उसे बताती है कि मिन को हमारे बारे में सब कुछ पता है, जो बात डेफिनेटली इयान को अच्छा नहीं लगता। तो मिन कहता है कि डोंट वरी, आप लोगों को डिवोर्स होने तक मैं आप दोनों के हर तरीके से मदद करूँगा। इसके बाद हुजू और इयान बात कर रहे थे। हुजू उसे बताती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं हेजोंग से बात कर रही थी, तभी मिन ने हमारी बात सुन ली थी, इसीलिए बताना पड़ा। पर एक तरीके से या तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि हमें रॉयल फैमिली के साथ साथ कैबिनेट का भी अप्रूवल चाहिए था, इसीलिए अगर मिन हमारे साथ रहा तो हमें कैबिनेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इयान कहता है तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि वो हमेशा हमारी साइड लेगा। हुजू कहती है हाँ, वह हमारी साइड लेगा क्योंकि वह मेरा दोस्त है। इयान कहता है तुम इतनी आसानी से कैसे किसी पे भरोसा कर सकती हो। हुजू कहती है कि मिन को मैं बचपन से जानती हूँ, हम दोनों तब से दोस्त हैं, इसीलिए मुझे उस पर भरोसा है, तुमसे तो ज़्यादा ही भरोसा है मुझे उस पे, जो कि डर के कभी पीछे नहीं हट जाता। इयान कहता है क्या कहा। हुजू कहती है मैं कब से खुद को रोक रही हूँ कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने से। इयान कहता है चलो फिर बना ही लेते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों बैठकर अपनी अपनी कंडीशन बताने लगते हैं। तो इयान बताता है कि 3 साल बाद हम डिवोर्स लेंगे, जिसके बाद रॉयल स्टेटस की वजह से जो भी रियल इस्टेट या एसेट मिला होगा वो वापस करना होगा। हुजू कहती है ठीक है, पर मैं अपना टाइटल या रैंक नहीं छोड़ूंगी, जिसके साथ मुझे जो भी प्रिविलेज मिलेंगी वह सब मेरे साथ रहेंगे लाइफ टाइम। इयान कहता है जब तक तुम कोई पब्लिक कंट्रोवर्सी नहीं ना करो या कोई लॉ ना तोड़ो तब तक तुम वह सब रख सकती हो। देन इयान कहता है कि पैलेस की हर बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, चाहे वो शादी के दौरान हो या डिवोर्स के बाद, और हमारे बीच जो मैटर हो शादी के दौरान या डिवोर्स के बाद वो सब कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन देन हुजू उसे रोकते हुए कहती है कि सारे मैटर कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। बस हो गया ना, ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी अनाउंस होता है कि क्वीन मदर आ रही हैं। तो जल्दी से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को छुपा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े हो जाते हैं।
तो क्वीन मदर उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इधर हन और हेजोंग साथ में डिनर कर रहे थे। हन पूछता है क्या मिस हुजू ठीक रहेंगी, क्योंकि क्वीन मदर थोड़ी इंटेंस है। हेजोंग कहती है डोंट वरी, मिस हुजू उनसे ज्यादा ही हैं। हन कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि उन दोनों को सच में प्यार हो जाएगा। आई मीन ग्रैंड प्रिंस से किसको प्यार नहीं होगा। हेजोंग कहती है मिस हुजू को वैसे भी टॉफी मैन पसंद है। हन पूछता है टॉफी मैन। हेजोंग कहती है वो लड़के जो आपकी हर बात माने, बुलाओ तो आए, जाने को बोलो तो चले जाए, हमेशा ऑर्डर्स फॉलो करें। और आपके ग्रैंड प्रिंस तो मुझे वैसे ही लगते हैं, इसीलिए डोंट वरी, उनके प्यार में पड़ने के चांसेस 0 हैं। तो हन पूछता है कि और तुम्हारा टाइप क्या है, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। जिस पर हेजोंग तो कोई जवाब नहीं देती। इधर ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। क्वीन मदर हुजू को वाइन देती है और फिर वो इयान के बारे में काफ़ी सारे बातें बताने लग जाती है। इयान को इतनी डांट पड़ती है, उसके पिताजी वो सब बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि इसने इतने सारे अपॉलॉजी लेटर्स लिखे थे जिससे एक बुक बन जाती। देन कहती है कि अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो तुम्हारी इस शादी के बारे में क्या कहते। देन वो हंसकर कहती है कि शायद फिर से एक अपॉलॉजी लेटर लिखवाते, वो तुम्हें कितना डांटे करते थे ना तुम्हारे बड़े भाई के रास्ते में आने के लिए, तो आज अपने भतीजे के रास्ते में आने के लिए वह तुम्हें ज़रूर डांटते। यान कहता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। जो सुन क्वीन मदर कहती है कि क्या तुम सच में खुद को इनोसेंट समझते हो। अपने बड़े भाई के डेथ के लिए अपने भतीजे को राजा की गद्दी में देखकर तुम्हारा माइंड में क्या चलता है, क्या तुम इसे भी अपने बड़े भाई की तरह मारना चाहते हो। अब वो यान को जानबूझकर उस्का रही थी, पर हुजू यान का हाथ होल्ड करके उसे शांत करती है। क्वीन मदर कहती है क्या तुम जानती हो इसका नाम यान क्यों दिया गया, ताकि यह कभी राजा के रास्ते में ना आए। जो सुन अब हुजू को और भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह इयान का हाथ पकड़ के उठ जाती है और वो लोग अब जा ही रहे थे कहकर चली जाती है। हुजू तो गुस्से में इयान को लेके जा रही थी, या कहते हुए कि तुम्हारी वजह से अब तक मैं चुप थी, वह तो अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई है, बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना इस क्वीन मदर की तो मैं इतना कहते ही यान उसे रोक देता है। तो हुजू कहती है बस कुछ और दिन रुक जाओ, हमारी शादी तो हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ उन सबको कौन तुम्हारे रास्ते में आता है, उनका हिसाब तो मैं करूँगी। जो सुनकर यान तो बहुत खुश होता है एंड हंसने लगता है। हुजू कहती है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। यान कहता है बिल्कुल है, इसीलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे आज पैलेस में सोने का मन नहीं कर रहा। तो दोनों हुजू के कार में बैठ के बाहर जाने लगते हैं। हुजू पूछती है तुम्हें इस टाइम कार चलाना चाहिए। यान कहता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी रात को बाहर निकल के मैंने नियम तोड़ा ही है अब, और मुझे ड्राइविंग पसंद है। जब ड्राइव करता हूँ तो लगता है मैं उड़ रहा हूँ। मुझे बचपन से ही ना दौड़ना अलाउड था, ना बाइक चलाना, पर ड्राइव करना अलाउड था। पता नहीं यह कैसा लॉजिक है। तो हुजू कहती है क्या तुम उड़ना चाहते हो। तो हुजू उसे अपने प्राइवेट यार्ड में ले जाती है, जहाँ ये लोग साथ में खाना खाते हैं। यान इधर उधर देख रहा था। हुजू कहती है डोंट वरी, कोई भी नहीं है। अब यान कुछ खा नहीं रहा था, तो हुजू उसे ज़बरदस्ती स्ट्रॉबेरी खिला देती है। यान कहता है रॉयल ऐसे बाहर का खाना नहीं खाते। हुजू कहती है मैंने कहा ना आज तुम्हें जो भी करना है वह करो, हर वक्त क्या रूल्स फॉलो करना। यान फिर कुछ कहने जा रहा था, तो हुजू उसे रोककर कहती है कि वैसे तो रॉयल्स किसी आम स्टेटस वाली लड़की से शादी नहीं करते, फिर तुम क्यों कर रहे हो। यह सुन यान फ्रूट्स खाने लगता है, पर फिर उसे उल्टी आ जाती है इनडाइजेशन की वजह से। हुजू कहती है उसे कुछ घरेलू नुस्खे आते हैं, जिसमें वो उसकी उंगलियों में पिन चुभाने लगती है, जिसके बाद वो उसे यॉट के ऊपर ले आती है, जहाँ वो सबसे सामने वाले हिस्से में जाकर खड़ी हो जाती है और यान को उसे पकड़ के रखने को कहती है। देन हुजू अपनी बाहें फैलाई खड़ी होती है, जहाँ दोनों काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। यान कहता है तुम यहाँ उड़ाने तो मुझे लाई थी, तो अब मुझे आगे आने दो। हुजू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें कस के पकड़ कर रखूँगी। तो अपनी जगह बदलने के चक्कर में हुजू गिरने वाली थी, तो यान उसे होल्ड कर लेता है, पर दोनों साथ में बेड पर गिर जाते हैं। हुजू उससे पूछने के लिए उठ रही होती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर यान उसे गले लगाए रखता है और उसको हक करता है। हुजू उससे पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी यान उसे कहता है तुमने कहा था मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो यान उसे किस करने लगता है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनर कोर्ट बैंकेट के पिछले रात को, जब यान ने हुजू को मिलने बुलाया था। तब दोनों ने बॉल पार्टी के लिए डांस प्रैक्टिस भी किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।